हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी कंपटीशन एग्ज़ाम की। खास करके एनटीपीसी रेलवे के द्वारा जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उसकी आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी क्रम में विज्ञान के जो प्रश्न हैं, साइंस का जो क्वेश्चन है, उसे लेकर लगातार मेरा वीडियो आपके पास आ रहा है। यह वीडियो भी साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल से है। ये प्रीवियस ईयर जो साइंस में पूछे गए सब प्रश्न हैं उसको इस वीडियो में रखने का प्रयास किए हैं। एनटीपीसी 2022 परीक्षा जो हुई थी उसमें जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे उसको इसमें देने का प्रयास किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इससे पहले जो है कोशिका से संबंधित आपको 15 सवाल दिए थे। लास्ट क्वेश्चन ये था कि किस जीव के अंदर लवक नहीं पाया जाता है, तो युगलिना जो है उसके अंदर लवक नहीं पाया जाता है। आज देखते हैं अगला सवाल कि भारी जल का संबंध किससे है, भारी जल का उपयोग किस में किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि भारी जल का प्रयोग किस में किया जाता है, तो वो किया जाता है नाभिकीय शक्ति उत्पादन में। ठीक है, नाभिकीय शक्ति उत्पादन में नाभिकीय विघटन के समय भारी जल का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो नाभिकीय विघटन के समय जब न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन के अवशोषण करने के लिए मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि नियंत्रित अभिक्रिया हो सके। ठीक है, अभिक्रिया जो है, रिएक्शन जो है वो कंट्रोल वे में हो, इसके लिए नाभिकीय शक्ति में क्या किया जाता है, भारी जल का उपयोग किया जाता है। समझ गए, तो न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए। अगला सवाल देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से वर्णांधता या दृष्टि कमजोर होती है। तो हम लोग जानते हैं दृष्टि से संबंधित अगर कोई भी बीमारी है तो उसके लिए विटामिन ए जो है उसे याद रखना है। ठीक है, तो वर्णांधता हो या फिर दृष्टि कमजोर होना, वो किसी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। जो वर्णांधता है जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो एक आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, और या तो ये आनुवांशिक बीमारी है, या तो फिर इसे किसके द्वारा होता है, तो आंख में चोट लगने के कारण या दृष्टि कमजोर होने के कारण भी इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन वर्णांधता जो है यानी कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवांशिक बीमारी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। दक्षिणावर्त दिशा में घूमने वाला ग्रह है जो एकमात्र ग्रह है वह है सूर्य, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है, शुक्र। और शुक्र जो है वो सूर्य के, जैसे हमारा जो ग्रह है पृथ्वी और बाकी सब ग्रह वह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है, और शुक्र जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, तो ये उल्टा घूमता है। ठीक है, तो ये दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र। अगर हम लोग ग्रह से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं तो सबसे नज़दीक, सूर्य से नज़दीक कौन है, तो वह है बुध। सबसे दूर कौन है, तो वह है कौन, वरुण, जिसे नेपच्यून भी कहते हैं। उसके बाद सबसे तेज घूमने वाला कौन है, तो वह बृहस्पति है। जो सूर्य के चारों ओर सबसे तेज गति से घूमता है वह बृहस्पति है। 10 घंटे से भी कम समय में वो एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। पारा का सामान्य नाम क्या है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। पारा को क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कॉमन नेम क्या है, तो क्विक सिल्वर। पारा जिसका जो सूत्र होता है वह है Hg सूत्र से डिनोट किया जाता है पारा को, जानते हैं। पारा का अगर हम लोग एटॉमिक नंबर देखें तो वो कितना है, 80 होता है। पारा का एटॉमिक नंबर 80। अगर इसका मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास पूछा जाए, द्रव्यमान संख्या पूछा जाए, तो वो कितना होता है, तो 200.59 इतना होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट अगर चलते हैं कि पारा के बारे में अगर हम और देखें तो पारा का एक अयस्क है जिसके बारे में पूछा जाता है, वह है सिनेबार। क्या नाम है उसका, सिनेबार। सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। ठीक है, पारा जो है डी ब्लॉक में सबसे अंतिम में रहता है, तो पारा किस ब्लॉक का सदस्य है, तो बोलेंगे डी ब्लॉक का है। ठीक है, का अंतिम तत्व कौन है डी ब्लॉक का, तो पारा होता है। अगर इसके समस्थानिक की बात करें तो समस्थानिक, इसके 7 समस्थानिक हम लोगों को ज्ञात हैं अभी तक। ठीक है, अगर इसे पारा का और सामान्य नाम पूछा जाए तो पारा को पारत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पारत भी कहते हैं। तो ये कुछ पारा से संबंधित सवाल आपको हो गए। तो क्विक सिल्वर होता है पारा का सामान्य नाम। आगे देखते हैं, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है।
सोडा वाटर जो होता है उसमें कौन सी गैस होती है? तो सोडा वाटर में CO2 गैस जो है उसका प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और सोडा वाटर बनाने के लिए जो CO2 जो है वो दाब के साथ जल में मिश्रित की जाती है, मिक्स किया जाता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनेशन। क्या कहते हैं? कार्बोनेशन। कार्बोनेशन, ठीक है, तो कार्बोनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है कि चीन ने कृत्रिम सूर्य बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया था? तो कृत्रिम सूर्य बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो नाभिकीय संलयन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन के द्वारा चीन ने कृत्रिम सूर्य बनाया है। किसके द्वारा? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। इसमें जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उस मशीन को कहते हैं टोकामक मशीन। कौन सा मशीन? टोकामक। हाइड्रोजन को टोकामक, हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन को बहुत अधिक टेम्परेचर पे इसमें गर्म किया जाता है, जिसके पश्चात ये प्लाज्मा रेज जो है वो निकालना शुरू करता है और जिसमें सूर्य के जैसा ही जो है ऊर्जा उसमें मौजूद उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये है नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा कृत्रिम सूर्य बनाने की तकनीक, नाभिकीय संलयन होता है। MCB का पूरा नाम क्या है? MCB सर्किट आप लोग देखे होंगे, आपके घर में भी लगा हुआ रहता होगा, काले रंग से यहाँ पे ऐसे बना हुआ रहता है, जो अधिक वोल्टेज होने के कारण ये ट्रिप करके नीचे गिर जाता है तो लाइट कट जाता है, फिर इसको उठाना पड़ता है। पहले जो फ्यूज चलता था, फ्यूज जिसमें तार होता था, तो बीच में तार टूट जाता था तो बार बार उस तार को बदलना पड़ता था। लेकिन MCB में क्या है कि एक बार में हम लोग कई बार प्रयोग इसको बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। MCB का पूरा नाम क्या होता है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये सर्किट ब्रेक करने वाला है। मान लीजिए इधर से इधर करंट आ रहा है और करंट जब अत्यधिक मात्रा में आता है तो उस समय ये ट्रिप करके नीचे गिर जाता है, जिससे कि सर्किट ब्रेक हो जाता है और आगे के जो उपकरण है वो अत्यधिक विद्युत से जलने से, खराब होने से बच जाते हैं। तो इसके लिए घर के सर्किट में इसको लगाया जाता है। तो MCB का पूरा नाम क्या हो गया? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आगे चलते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में एस्कर्बिक एसिड जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा इमली में कहीं कहीं आपको टर्टरिक अम्ल भी देखने को मिलेगा कि टर्टरिक अम्ल भी होता है। टर्टरिक अम्ल, जैसे इमली हो गया, अंगूर हो गया, केला हो गया, ये सब के अंदर टर्टरिक अम्ल भी पाया जाता है, ठीक है। तो एस्कर्बिक एसिड भी पाया जाता है और टर्टरिक अम्ल भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि मुक्त जीवन जीने के लिए विशिष्ट समुद्री जीवों को किस समूह में रखा गया है? तो समुद्री जीव जो होते हैं उनको एकाइनोडर्मेटा में रखा गया है। अब एकाइनोडर्मेटा जो है इस समूह में किन जीवों को रखा जाता है? तो वैसे जीव जिनके त्वचा के ऊपर कांटा निकला हुआ रहता है, ठीक है, तो वैसे जीवों को इसमें रखा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन होगा? तो स्टार फिश जो है वो एकाइनोडर्मेटा में आता है। ब्रिटल स्टार जो है वो आता है। समुद्री आर्चिन, समुद्री आर्चिन का एक और दूसरा नाम है एकिनस। ये सभी आते हैं किसके अंतर्गत? तो ये आते हैं एकाइनोडर्मेटा में रखा जाता है स्टार फिश। इनमें लैंगिक प्रजनन होता है। एकाइनोडर्मेटा ग्रुप के जो हैं उनमें लैंगिक प्रजनन होता है, समुद्री जीव है ये। इनमें उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता है और अंतः निषेचन होता है इसमें, ठीक है। अंतः निषेचन, बाह्य निषेचन जान ही रहे हैं, तो इसमें अंतः निषेचन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट चलते हैं। समस्थानिक से क्या अभिप्राय है? समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिक किसे कहते हैं कि जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। किसे कहते हैं? जिनका परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक। जैसे अगर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जानते हैं आप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो प्रोटियम जिसे हम लोग H11 कह रहे हैं और इसमें कह रहे हैं H12 और इसमें कह रहे हैं H13। अब इसमें देखिए नीचे जो है वो प्रोटॉन की संख्या को दिखाता है, यानी कि 1 जो है इसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या 1 है और
न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं है पहला वाला में, यानी कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। दूसरा अगर हम लोग देखें H12, तो यानी कि इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है। और इसमें अगर हम लोग बात करें कि H13 यानी ट्रिटियम में क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या 1 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो जाता है। तो इस प्रकार प्रोटॉन की संख्या तो समान रहती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समस्थानिक में अलग अलग हो जाता है। इसी का दूसरा है संभारिक जो होता है। संभारिक में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक जो है, एटॉमिक नंबर, वो अलग अलग हो जाता है और द्रव्यमान संख्या सेम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? लिटिल बैलेंस जो है गैलीलियो गैलीली के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? गैलीलियो गैलीली के द्वारा। ये सभी प्रश्न जो है एनटीपीसी 2019 जो वैकेंसी निकला था उसमें आया था, जिसका एग्ज़ाम 21 में 22 में हुआ था। 22 में रिजल्ट आया था, 21 में जिसका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी में ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो उसी से हम लिए हैं प्रीवियस ईयर के, ताकि आपको एक ही जगह पे सारे साइंस के क्वेश्चन मिल जाए। कोशिका का बाह्यतम आवरण कौन सा है जो अवशिष्ट पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने से रोकता है? तो हम लोग जानते हैं कोशिका की जो झिल्ली होती है, वो कोशिका झिल्ली बोलिए या फिर प्लाज्मा झिल्ली बोलिए, वह जो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, जिसे चयनित झिल्ली भी, चयनित पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। वो झिल्ली क्या होती है कि बाहरी जो पदार्थ हैं उसको कोशिका के अंदर जीव द्रव्य मौजूद रहता है, तो जीव द्रव्य में पहुंचने से इसको रोकता है। ठीक है, तो कौन सी झिल्ली है? तो बोलेंगे कोशिका झिल्ली। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन एक धन आवेशित गोले में धंसे हुए होते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है धन आवेशित गोला में धंसा हुआ होता है। कहने का मतलब यह है कि एक जो एटम है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है और बीच में जो होता है वो धन आवेशित कण होता है। तो इसके बारे में कौन दिया था जानकारी? तो ये जे थॉमसन ने अपने रिसर्च में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला वैक्सीन किसने विकसित की थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन? मलेरिया वैक्सीन किसने बनाया था? तो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने बनाया था। GSC, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने सबसे पहले मलेरिया वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए बनाया था। क्रायोजेनिक ईंधन में के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्रायोजेनिक ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है अगर कहा जाएगा, तो इसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्रायोजेनिक इंजन क्या है? क्रायोजेनिक इंजन वो होता है जो भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं, जैसे कि सैटेलाइट ये सब को लेके जाने के लिए जो होता है, उसको लेकर जाने वाले जो यान होते हैं, प्रक्षेपण यान, जैसे रॉकेट ये सब हो गया, उस रॉकेट में इसका ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ईंधन कैसे होते हैं? तो ये ईंधन निम्न तापी ईंधन होता है। कैसा ईंधन है? निम्न तापी ईंधन। कहने का मतलब क्या है कि इनको रखना अगर है तो आपको बहुत ही कम टेम्परेचर पे रखना पड़ा है, अत्यंत कम तापमान पे आपको इसको भंडारण करके रखना पड़ेगा। स्टोर करना है तो बहुत ही कम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्रायोजेनिक ईंधन। इसके द्वारा रॉकेट जो है उनको लेकर के जाया जाता है अंतरिक्ष में। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग करते हैं तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का। ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। सैप्रोफिटिक फंगस का उदाहरण क्या है? तो सैप्रोफिटिक फंगस, ठीक है, सैप्रोफाइटिक समझ लीजिए। तो सैप्रोफाइट तो जानते ही हैं, वैसे जो जीवों को सड़ाने गलाने का काम करता है, रिसाइकलिंग में काम करता है, उसको कहते हैं सैप्रोफिटिक फंगस। इसका एक उदाहरण है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक क्या है? कवक है, फंगस है एक। ठीक है, तो कवक होता है। और बैक्टीरिया जो हो गया वो भी इसका उदाहरण हो गया सैप्रोफिटिक फंगस का। तो सैप्रोफिटिक का उदाहरण बैक्टीरिया हो गया, या कवक जिसमें पेनिसिलियम आता है वो हो गया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पेनिसिलियम।
तो इस प्रकार से 15 प्रश्न जो हैं आपको दिए हैं 15 मिनट के इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये प्रश्न और इसके एक्सप्लेनेशन अच्छे आए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आगे भी इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के और भी जितने सेट आए हैं, जितना भी एग्ज़ाम हुआ था, जितने शिफ्ट में हुआ था, सभी आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी बताइएगा। धन्यवाद।